जय हिंद बच्चों हम लोग इस लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन करना है हमें और ये बताना है आर ऑल P बॉन्ड Cl बॉन्ड्स ऑफ PCl5 PCl बॉन्ड्स ऑफ PCl5 इक्वल। PCl5 में जितने भी टोटल 5 P बॉन्ड Cl हैं क्या वो सब आपस में एक जैसे होते हैं, ये और हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग PCl5 मॉलिक्यूल को लिख लेते हैं PCl5। और जैसा कि हमको पता है एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हुए इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालें तो फॉर्मूला V प्लस M प्लस A माइनस C के अकॉर्डिंग V फॉस्फोरस सेंट्रल एलिमेंट है, इसका आपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 5 ले लिया। इसके अराउंड मोनोवैलेंट एलिमेंट क्लोरीन 5 है, कैटायन एनायन ये है नहीं तो A और C कुछ आएगा नहीं, तो 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर आता है 5 और 5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर के लिए आता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इसके पास अगर आप देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड आएंगे, टोटल सराउंडिंग एटम से 5 सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास फॉस्फोरस पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो PCl5 मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है और जो शेप है वो एक जैसा होगा, क्योंकि ये लोन पेयर नहीं है इसमें। तो ये केस बनेगा आपको ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल भी हम इसको लिख सकते हैं, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल का ये केस बनेगा और ये आइडियल केस माना जाएगा, इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। चलिए हम PCl5 को, ये तो हमने इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिया, अब PCl5 का हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करते हैं। ये वर्क आपको रफ में करना चाहिए। जब स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इस तरह से तो आपको कैसे इसको प्रोसीड करना है वो हम लोग अब देख रहे हैं। ये रफ वर्क आप करके अपने दिमाग में एक आइडिया बना लेंगे। अब आ जाइए PCl5 के मॉलिक्यूल को हम लोग देखते हैं कैसे आपको स्कूल एग्जामिनेशन में इसको लिखना पड़ेगा। इसको हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉस्फोरस आपका सेंट्रल एलिमेंट है, इसके पास एटॉमिक नंबर 15 होने के अकॉर्डिंग इसके पास टोटल जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल इसकी थर्ड शेल है, 3s 3p, इसके पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हमको इसमें d ऑर्बिटल भी इंक्लूड करना है तो हम जानते हैं थर्ड शेल में d ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ 3d लिख दे। और नॉर्मली 3d नहीं लिखा जाता, केवल 3p3 तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। लेकिन चूंकि हमको हाइब्रिडाइजेशन शो करना है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे d ऑर्बिटल इंक्लूड करके इसको 0 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। नॉर्मली नहीं लिखा जाता है इसको। अब हम इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे ऑर्बिटल के माध्यम से। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो लोअर एनर्जी स्टेट या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, जैसे ये लिखा गया है, उसी को ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब इसको अगर मैं लिखता हूं तो 3s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं और d जो है वो पूरी तरह से खाली है। तो ये जो आपका केस है, इसमें अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करते हैं बच्चों, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि वैलेंस शेल के उन्हीं ऑर्बिटल से बॉन्ड बना सकते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए करें तो ये केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखेंगे और इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, जबकि हमारे PCl5 में 5 बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये इस स्थिति में बॉन्ड नहीं बनाया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट करके दिखाएंगे। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए हमको s के इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आप पेयर्ड, उनको अनपेयर कराना पड़ेगा। मतलब s के इलेक्ट्रॉन को हमको एक्साइट करके, s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हमको यहाँ के d ऑर्बिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 2 एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट 1 दिखा दें। पहली बार फॉस्फोरस का एक्साइटेशन हो रहा है और इस प्रकार से होगा कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल से निकल के d ऑर्बिटल में जाके अनपेयर्ड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 3s
3p और 3d। अब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिखेंगे अनपेयर्ड स्थिति में। s का एक अनपेयर्ड बचा, यहाँ d p के 3 और d में एक, ये जो अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन है जब ये आएगा d में तो ये पहले जैसे ही सारे की स्पिन ऑक्यूपाई कर लेगा। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग सबकी स्पिन एक जैसी हो जाए, सब अगर अनपेयर्ड हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये एक जैसी स्पिन में ही आ जाएगा, ये रिवर्स स्पिन में नहीं दिखाना चाहिए। तो 3s हो गया, 3p हो गया और 3d हो गया। अब यहाँ बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने से पहले वैलेंस शेल के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो ये एक s 3p और एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। उन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखा दिया गया। फास्फोरस के पास ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया? तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। जबकि ये 4 d ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुए वो 3d का नाम लेके 3d के जैसे ही है, ये 3d ऑर्बिटल है, इनसे यहाँ मतलब नहीं है। अब यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन और क्लोरीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है और एक बॉन्ड वो किसी से बनाता है शेयर करके। तो यहाँ हमारा एक एक क्लोरीन आएगा और फास्फोरस के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और फास्फोरस के साथ टोटल 5 बॉन्ड वो राइज करेगा। और सारे बॉन्ड क्लोरीन और फास्फोरस के बीच के सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा। तो ये आपका हो गया PCl5 में 1 2 3 4 और ये 5 सिग्मा बॉन्ड। तो ये इस प्रकार से PCl5 sp3d हाइब्रिडाइज होके फास्फोरस का PCl5 का फॉर्मेशन होगा। शेप होगा ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ये देखिए हमने इसका शेप बनाना है बच्चों, ये मैंने P कर लिया। ये 3 हो गए Cl के बॉन्ड, जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल होता है, तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 P से Cl का बॉन्ड जो है वो एक्सियल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने PCl5 इस तरह से दिखा लिया। ये रहा हमारा PCl5 का मॉलिक्यूल। ये इधर देखिए ट्रायंगुलर बेस आपको दिख रहा होगा, एक पिरामिड ऊपर दिख रहा होगा, एक पिरामिड ऊपर दिख रहा है। इसी प्रकार से एक पिरामिड जो है आपको इसके प्लेन के नीचे भी यहाँ पे दिख जाएगा। एक पिरामिड ऊपर बनता है और एक पिरामिड नीचे बनता है। तो ट्रायंगुलर बेस और 2 पिरामिड आ गए। अब इसमें अगर आप बॉन्ड्स का नाम लेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये ई स्मॉल ई, ये स्मॉल ई और ये स्मॉल ई। मैं इसका कलर अगर चेंज करूं, स्मॉल ई वाले बॉन्ड को मैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को मैं पर्पल कलर में दिखाना चाहता हूं। चलिए मैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को इस तरह से पर्पल कलर में दिखा दे रहा हूं आपको। और ब्लैक कलर से जो बॉन्ड है वो A फॉर एक्सियल बॉन्ड है। तो PCl5 के मॉलिक्यूल में अगर आप कहेंगे तो P बॉन्ड Cl, इसमें 2 प्रकार के हैं। एक बॉन्ड जो है उसको हम, एक टाइप है इसमें इक्वेटोरियल, इसके टोटल 3 PCl बॉन्ड है इक्वेटोरियल में, और 2 P बॉन्ड Cl जो हैं वो एक्सियल टाइप के हैं। 2 बॉन्ड P Cl जो हैं वो एक्सियल हैं, 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। अब इसमें आप कहिए तो इसमें केवल और केवल बॉन्ड पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ बॉन्ड्स को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं बच्चों, तो केवल और केवल एक रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन अब हम लोग इसके अंदर कंसिडर करेंगे और दोनों तरह के बॉन्ड्स को हम देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिल रहे हैं। अब देखिए इसमें 3 बॉन्ड एंगल बनता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। एक्सियल से एक्सियल जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। और एक्सियल से इक्वेटोरियल जो एंगल है या इक्वेटोरियल से एक्सियल जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में या किसी में भी जब आपको शेप डिसाइड करना हो तो लीस्ट एंगल पे आप आया कीजिए।
लीस्ट एंगल पे हाइब्रिडाइजेशन का लीस्ट एंगल, वहां पे रिपल्शन कंसिडर कर लीजिए और वो आपको एक मोर और लेस आइडिया पूरे मॉलिक्यूल के बारे में देता है। तो लीस्ट एंगल इसमें 90 डिग्री का है। अगर आप इसमें अब लीस्ट एंगल देखें 90 डिग्री का, तो इसमें अगर आप देखिए तो एक ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड, ये वाला एक्सियल बॉन्ड, इसको कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड 90 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो ईच एक्सियल पी बॉन्ड सीएल, ईच एक्सियल पी बॉन्ड सीएल, इसको अगर 90 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो एक्सियल से इक्वेटोरियल का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो यहां ये इसके साथ वन ऑफ द एक्सियल जो है आपका एक इक्वेटोरियल के साथ कितना एंगल बनाता है बच्चों, 90 डिग्री। एक्सियल का इक्वेटोरियल के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक्सियल इक्वेटोरियल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक एक्सियल को एक इक्वेटोरियल 90 डिग्री पे देख रहा है या रिपल कर रहा है। तो इसमें 3 इक्वेटोरियल है, तो तीनों इक्वेटोरियल इस ऊपर वाले एक्सियल को तीनों इक्वेटोरियल 90 डिग्री पे रिपल करेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं ईच एक्सियल पी बॉन्ड सीएल गॉट 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन, 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। 90 डिग्री ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, 90 डिग्री लेस एंगल है ज्योमेट्री का, लीस्ट एंगल है ज्योमेट्री का, और लीस्ट एंगल पे पोजीशन पास हो जाती है। एंगल जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उतने पास होंगे और रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। तो हम यहां देख रहे हैं 90 डिग्री पे एक एक्सियल को 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर रिपल कर रहे हैं। तो मैंने लिखा ईच एक्सियल पी बॉन्ड सीएल गॉट 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री एंगल। अब इसी चीज को आप इक्वेटोरियल के लिए लिखिए। तो ईच इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल, एक जो इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल है, किसी एक इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल को ले आके आप टारगेट करें, किसी एक इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल को अगर आप लाके टारगेट करें, तो यानी देखिए मैंने यहाँ फिर से बना देते हैं आपके लिए। हम यहाँ पे ये एक्सियल हो गया आपको, और यहाँ पे हम लोग टारगेट करते हैं वन ऑफ द पी बॉन्ड सीएल इक्वेटोरियल, इसको आप टारगेट कर लीजिए। तो जिसको आपने टारगेट किया उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 बॉन्ड तो इक्वेटोरियल हैं, तो ये 2 इसको 120 पे रिपल करना होंगे, तो ये तो बेकार हैं। हम 90 वाला देखेंगे तो ये एक्सियल जो है इस इक्वेटोरियल को 90 डिग्री पे रिपल कर रहा है। ये ऊपर वाला जो एक्सियल दिख रहा है ये इस इक्वेटोरियल को 90 डिग्री पे रिपल कर रहा है। ये ऊपर वाला जो एक्सियल है ये 90 डिग्री पे रिपल करेगा। सिमिलरली ये नीचे वाला एक्सियल भी 90 डिग्री पे रिपल करेगा। तो एक इक्वेटोरियल टारगेटेड इक्वेटोरियल को कितने रिपल्शन 90 डिग्री पे मिले, तो हम कहेंगे यहां पे हमको लिखना चाहिए ईच इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल गॉट 2 बॉन्ड पेयर रिपल्शन, 2 बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री ही क्यों ले रहा है, क्योंकि लेस एंगल है। तो अगर आप इसको देखें, इसको मैं फिर से एक बार आपके सामने बना देता हूं, ठीक कर देता हूं, ये सब पुरानी स्थिति में ला देता हूं। तो यहां पे हमने क्या कहा बच्चों, यहां पे हमने ये देखा कि ये जो एक एक्सियल बॉन्ड पी बॉन्ड सीएल है गॉट 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन, 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। एक्सियल को 3 बॉन्ड पेयर 90 डिग्री मिले, जबकि इक्वेटोरियल को केवल 2 बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिले 90 डिग्री के एंगल पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे, एक्सियल पी बॉन्ड सीएल, एक्सियल पी बॉन्ड सीएल गॉट मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन या मोर रिपल्शन। एक्सियल पी बॉन्ड सीएल गॉट more repulsion than equatorial p bond CL, then equatorial p bond CL, axial p bond CL को इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल से ज्यादा रिपल्शन मिल रहा है। एक्सियल पी बॉन्ड सीएल गॉट मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल, रिजल्टिंग जिसको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा वो दूर भागेगा, दूर भागेगा तो एक्सियल पी बॉन्ड सीएल जो है बच्चों वो ट्रिपल होगा। क्लोरीन जो एक्सियल पे लगा हुआ है ज्यादा,
तो एक्सियल पी बॉन्ड सीएल वाला क्लोरीन दूर चला जाएगा, तो पी से सीएल की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो एक्सियल पी बॉन्ड सीएल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल पी बॉन्ड सीएल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ जब ज्यादा होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है कमजोर हो जाता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो घट जाता है या कमजोर हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। तो अगर हमने देखा तो एक्सियल पी बॉन्ड सीएल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया और बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो गई, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल, इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल, इसका जो बॉन्ड लेंथ है, इक्वेटोरियल पी बॉन्ड सीएल का जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल की तुलना में क्या रहेगा बेटे, एक्सियल बढ़ गया है तो इक्वेटोरियल उसके तुलना में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ज्यादा रहेगी। तो इक्वेटोरियल पे कितने बॉन्ड हैं पी बॉन्ड सीएल, 3, तो हम कहेंगे इन PCl5 टू पी बॉन्ड सीएल, कौन से, एक्सियल वाले, ये लॉन्गर हैं as compared to 3p bond Cl of equatorial nature। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि PCl5 में क्या सारे p बॉन्ड Cl जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं या इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हम लोगों को कि जो 2 p बॉन्ड Cl होता है PCl5 के मॉलिक्यूल में वो लॉन्गर होता है और वीकर होता है एज कम्पेयर टू 3p बॉन्ड सीएल इक्वेटोरियल। इसी कारण से बच्चों PCl5 के मॉलिक्यूल को जब आप हीट करते हैं, PCl5 के मॉलिक्यूल को जब गर्म किया जाता है, यही कारण होता है कि PCl5 के मॉलिक्यूल को जब गर्म किया जाता है तो इसका ये जो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड है, इसका जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, यहाँ से ये बॉन्ड कमजोर होने के कारण टूट जाता है और 2 क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और ये PCl3 में बदल जाता है। ऑल्दो PCl3 शेप में नहीं रह जाता, उसमें शेप जो है पिरामिडल हो जाता है, लेकिन वो PCl3 में टूट जाता है। कौन, तो PCl5 जो है वो PCl3 में और Cl2 में टूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि P बॉन्ड Cl जो है एक्सियल लॉन्गर है और P बॉन्ड Cl जो इक्वेटोरियल है वो शॉर्टर है। तो ये चीज हमने यहाँ आपको बता दी। यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं आपको, PCl5 हीट करने पे टूट के PCl3 और Cl2 गैस या Cl2 का मॉलिक्यूल बनाता है। यही कारण है कि PCl5 आसानी से हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है। तो बच्चों ये पूरा कंटेंट PCl5 के मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन आप इसको देख लेंगे, अपने कॉपी में आप इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अननेसेसरी जो चीजें हैं मैं वो आपको नोट्स से हटा दूंगा, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें पूरा किया है, इसको आप खूब अच्छे से देख लेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।